नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MRK स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 जनवरी से आपका सेल का एग्ज़ाम है और सेल के इस एग्ज़ाम में जो नॉन टेक पोर्शन है, उस नॉन टेक पोर्शन के लिए जो मैथ और रीजनिंग आ रहा है, उसके लिए आज के लिए हम क्लास आपके सामने लेके आए हैं। आज की क्लास में हम मैथ और रीजनिंग के टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। इसी तरह का पैटर्न और इसी तरह टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो क्लास को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस का अच्छे से घर पर आपको इनका रिवीजन करना है। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में दिया है 15 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। इस समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर 40 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो समूह की औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। तो समूह को से जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले इसने बोला कि 15 व्यक्ति की समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी 15 व्यक्ति हैं और औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष। तो हम सबसे पहले इनका क्या निकाल लेंगे, योग, यानी कि उनको व्यक्ति को छोड़ने से पहले कितना योग था। तो 15 व्यक्ति थे, ठीक है। औसत आयु कितनी थी, 32 वर्ष। तो अगर हम इनका योग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 480 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि उस व्यक्ति के जाने से पहले 15 व्यक्तियों का आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, 480। फिर वो कह रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति चला गया, ठीक है ना। अब दूसरा, जब वो व्यक्ति चला गया परंतु एक दूसरा व्यक्ति आ गया और उसके आ जाने से जो औसत आयु है वो कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई, ठीक है। यानी एक व्यक्ति गया और दूसरा आ गया तो 15 के 15 व्यक्ति रहे, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति कम हो गए, एक गया तो एक आ गया, इसका मतलब 15 के 15 व्यक्ति रहे, ठीक है ना। तो अब हम ये जो योग होगा, ये योग वो वाला योग होगा जो व्यक्ति आने के बाद हुआ है, ठीक है ना। तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 30 वर्ष, ठीक है। तो 15 गुणा 30 करेंगे, आया 450, ठीक है। यानी ये वाला जो 480 है ये वो योग है जो व्यक्ति के जाने से पहले था, ठीक है। जब व्यक्ति चला गया दूसरा व्यक्ति आ गया तो उनका योग कितना रह गया, 450 रह गया, ठीक है। अब वो हमसे ये कह रहा है, अब देखो ये जो 480 था, इसमें से ये जो औसत आयु थी यानी जाने से पहले 480 थी, इसमें से एक व्यक्ति चला गया, उसकी उम्र क्या थी हमें पता नहीं, तो उसकी उम्र हम क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर। तो जब वो इसको छोड़ के जा रहा है तो उसकी उम्र को हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना। तो 480 माइनस कर दिया एक्स। फिर वो हमसे कह रहा है कि एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है जिसकी एज कितनी हो जाती है, तो हम बोलेंगे जिसकी एज हो जाती है, क्वेश्चन में दिया है 40 वर्ष, ठीक है ना। यानी जिसकी एज है वो 40 वर्ष का इसमें व्यक्ति शामिल हो गया, तो इसमें 40 क्या कर दूं, प्लस, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद जब चेंज होता है तो उनका योग कितना बन जाता है, 450, ठीक है। तो इक्वल कितना किसके कर देंगे, 450 के, ठीक है। अब से सॉल्व करेंगे तो देखो 480 और 40 कितने हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 520, ठीक है। और 450 इधर ले आएंगे तो माइनस का 450 और माइनस का x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 520 में से 450 माइनस करेंगे तो बचेगा 12, 12 में से 5 जाएंगे 7 और इधर बचा 4, तो x बराबर 70, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के गया है उसकी उम्र कितनी थी, 70 साल। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा ऑप्शन सी राइट माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि व्यक्ति से जाने से पहले उसने बोला कि 15 व्यक्तियों का समूह है जिनका औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष। तो व्यक्ति से जाने से पहले हमने उनका योग निकाल लिया, ठीक है। फिर व्यक्ति के जाने के बाद उनकी औसत 30 रह गया, फिर हमने योग निकाल लिया। अब जो व्यक्ति गया है उसकी उम्र हमने मान ली एक्स, गया है तो उसकी उम्र एक्स घटा दी। दूसरा व्यक्ति आ गया जिसकी उम्र 40 थी, उसकी जोड़ दी। जोड़ने के बाद टोटल योग के बराबर हमने उसको रख दिया, ठीक है। और रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 70, यानी कि जो व्यक्ति छोड़ के गया उसकी उम्र कितनी थी, 70 वर्ष, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 130 से कम सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। नंबर सिस्टम का है, अच्छा क्वेश्चन है। 130 से कम सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का, तो ध्यान से देखना, 130 से कम बोल रहा है तो हम बोलेंगे पहली प्राकृतिक विषम संख्या क्या होती है, 1, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, ठीक है। उसके बाद 7, उसके बाद 9, इस तरीके से प्राकृतिक संख्या होती हैं। और 130 से पहले बोला है तो 130 से पहले कौन सी विषम प्राकृतिक संख्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 129, ठीक है।
अब इन संख्याओं का वो क्या पूछ रहा है, योग बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, ये सारी की सारी किस में बननी है, समांतर श्रेणी में AP में है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको AP वाला फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है n/2 A + L, ये होता है योग। अगर आपको कोई भी श्रेणी दे दी जाती है जो समांतर श्रेणी होती है, उसमें अगर आपको योग निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जब आपको आखिरी पद इसका पता होगा तो, ठीक है। तो देखो ये टोटल कितनी संख्याएं थी, तो हम बोलेंगे ये टोटल थी 1 से 30 संख्याएं, ठीक है। 1 से 30 तक थी, सॉरी 1 से 30 संख्या नहीं, 1 से 30 तक संख्याएं थी। अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितनी संख्या है, क्योंकि ये टोटल 130 तो है नहीं है, इनमें से एक एक बीच में गायब है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है जो सम है वो सारी निकल गई, तो बची कौन सी, विषम। तो कहने का मतलब है 1 से 30 की आधी संख्या यहाँ पर होंगी, ठीक है ना। तो 1 से 30 का 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितनी संख्या होंगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे 65 संख्या, यानी n की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 65, ठीक है। तो n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 65/2। ए होता है पहला पद, तो पहला पद कितना है 1, प्लस एल होता है आखिरी पद कितना है 1 से 29, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 65/2, 1 से 29 में एक जोड़ा 1 से 30, ठीक है। 2 से कट जाएगा 1 से 30, 2 6 12, 65, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 × 65 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 65 का। जब हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 65 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4225, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4225, और जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सही ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक मशीन का अंकित मूल्य 3400 रुपये है, ठीक है ना। यानी कोई एक मशीन है उसका अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 3400 रुपये, ठीक है ना। अब वो हमसे बोल रहा है कि इस मशीन पर 15% की छूट मिलती है और दुकानदार खरीदार को मशीन पर अतिरिक्त मौसमी छूट देता है और उसे 2601 में बेच देता है। तो मौसमी छूट याद कीजिए, ठीक है। यानी सबसे पहले तो इस पर कितने की छूट दी जा रही है 15% की, ठीक है ना। दुकानदार है वो पहले तो कितनी परसेंट की छूट दे देता है 15% की। तो अगर 15% की छूट दे रहा होगा तो बताओ कितने की बेच रहा होगा, तो 3400 का कितना निकाल दो, 15% की 100 में से अगर 15 की छूट दे दी तो बताओ कितने की बचा, 100 में से माइनस किया तो 85, ठीक है ना। यानी कि अगर 100 में से उसने 15% की छूट दे दी तो कितना बचा 85, तो 85% आप इसका निकाल दो। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 34 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 5 20 और 8 चौक 32 और 2 34, यानी कि 15% की छूट देने के बाद जो 3400 रुपये की वस्तु थी वो अब उसे कितने की मिलेगी 2890 रुपये की, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि दुकानदार उसे अतिरिक्त मौसमी छूट देकर 2601 में उसे क्या कर देता है बेच देता है। तो 2601 में वो क्या कर देता है दुकानदार, उसे बेचता है। अब देखो कीमत थी 2890, अब 2600 की बेच रहा है तो वो पूछ रहा है उसे कितनी अतिरिक्त और छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो कितनी छूट दे रहा है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 2601, तो 9 या 8, यहाँ पर कितना बचा 8 में 6 गया 2, यानी कितने की छूट दे रहा है 289 की, ठीक है ना। मैं कहूँ कितने पे दे रहा है ये, तो आप कहोगे 2890, यानी 2890 रुपये पे दे रहा है। परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 करेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो अतिरिक्त कितनी छूट दी उसने, तो अतिरिक्त छूट दी उसने 10% की, ठीक है ना। यानी 3400 रुपये की थी, 1500 रुपये छूट दी तो वो हो गई कितने की 2890 की। परंतु इतनी की ना देकर उसने 2601 की दी, तो कितनी और अतिरिक्त छूट दे दी, तो वो हमने निकाल लिया 10% दे, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 851 की राशि को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 रेशियो का क्वेश्चन है। 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4। इस रेशियो में हमें बांटना है, किसको बांटना है,
तो 851 को, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि इस रेशियो में बांटना है हमें किसको, 851 को, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी रेशियो हमारा किस में, अपॉन में, फ्रैक्शन में, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, सिंपल फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 2, इनके एलसीएम से ऊपर सब में गुणा कर दो। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 12 का गुणा इसमें भी कर दो, 12 का गुणा इसमें भी कर दो, और 12 का गुणा इसमें भी कर दो, ठीक है ना। तो अब करेंगे, देखो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, उसके बाद 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। देखो 2 से 3 से 12 कटा 4 बार, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 8, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, 4 से 12 कटा 3 बार, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। अब इन तीनों हिस्सों को बांटना है हमें किसके बराबर, 851 रुपये में बांटना है इन 3 रेशियो में, ठीक है। तो देखो टोटल रेशियो कितना हो गया, तो हम जोड़ देंगे, 8 और 6 कितना होता है, 14, और 14 में अगर हम 9 माइनस करेंगे, 14 में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 23। तो 23 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 851, क्योंकि हमें 851 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 851 अपॉन 23, ठीक है। तो इसका डिवाइड लगा देंगे यहाँ पर, तो 23 दूनी 40, 23 ये हो जाएगा 69, 23 चक 23 3, 23 3 जा हो जाएगा 69, और एक कितना बचा, 16, ठीक है, 161। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 37, ठीक है ना। अब 1 यूनिट की वैल्यू 37 आ गई, तो वो हमसे बोल रहा था पहला भाग बताओ, तो पहला भाग कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुना कितना कर देंगे इसमें, 37, ठीक है। तो 6 से 6 7 या 42, कैरी 4, तो 36 18 और 4 22, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 222 रुपये, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, राम और राहुल दो भिन्न भिन्न स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं यदि उनकी गति का अनुपात 3:5 है, ठीक है ना। देखो राम और कौन है, राहुल, राम, राज और राहुल, वो एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इधर जा रहा है, तो एक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना। ये मान लो कौन है, राज है, और ये कौन है, राहुल है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट से भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है राम और राहुल दो भिन्न दिशाओं में एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं यदि उनकी गति का अनुपात 3:5 है, ठीक है ना। यानी कि उनकी गति का अनुपात, अगर हम राज की गति 3 मानेंगे, 3x माने, तो राहुल की गति कितनी माननी पड़ेगी, 5x, ठीक है। ये इनकी गति का अनुपात है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है अनुपात है तो कितने समय तक क्रमशः राज और राहुल द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि दूरी तय करने में लिया गया समय कैसा है, समान है, ठीक है ना। यानी कि जितना समय ये लेगा उतना ही समय कौन ले रहा है, ये ले रहा है। तो हमें दूरी का अनुपात बताना है। हमने एक चीज़ मान ली कि ये किसी एक निश्चित दूरी को कवर करने में कितना समय लेता है, t। तो फिर ये भी कितना समय ले रहा होगा एक दूरी को कवर करने में, t ले रहा होगा, जनरल सी बात है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि दोनों के द्वारा लिया गया समय कैसा है, समान है, ठीक है। तो वो हमसे दूरी का अनुपात पूछ रहा था। ये दूरी मान लो राज की हो गई, और ये दूरी मान लो किसकी हो गई, राहुल की हो गई, ठीक है ना। अब बताओ इसकी चाल इतनी हो गई और दूरी कितनी हो गई, ये तो सॉरी, चाल ये हो गई और समय क्या हो गया ये, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो 3x का गुणा कर देंगे t में, ठीक है ना। ऐसे ही इसका दूरी हो गई, चाल हो गई ये, और दूरी ये हो गई ये, तो इनका करने के लिए गुणा किस में कर देंगे, t का। तो t से t कट गया, x से x कट गया, क्या बचा, 3:5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूरी को समान समय में कवर करता है तो उसकी जो चाल का अनुपात होता है वही उसके किसका अनुपात बन जाता है, दूरी का अनुपात, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित टाइम में, हाँ, निश्चित समय में या फिर बराबर समय में जितनी दूरी तय करता है तो वो दूरी का अनुपात जो होगा ना वो उसकी चालों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक जहाज 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, तो मीटर प्रति सेकंड में जहाज की गति क्या है, ठीक है ना। तो दूरी कितनी दी है, 1800 किलोमीटर, ठीक है। और जो टाइम दे रखा है ये तो हो गई डिस्टेंस, और जो टाइम दे रखा है वो दिया है इसमें 5 घंटे, ठीक है। तो पहले हम चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे, 1800 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दिए 15, 16 17 18, 5 6 30, 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट वो हमसे पूछ रहा था कि मीटर पर सेकंड में बताओ क्या होगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो ये हो जाएगा 20, 20 पंजे 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि 1 सेकंड में 100 मीटर चल रही है, तब इसकी 360 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी मोहन प्लस रमेश मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मोहन अकेले उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। मोहन अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 28 दिन में, ठीक है। तो वो कह रहा है तो रमेश अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, टाइम एंड वर्क का जो हम चैप्टर करा रहे हैं सीरीज लेके आए, उसमें अगर आपने क्लास रेगुलर ले रहे होगे तो आप ये क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में पूरा सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो देखिए 20 और 28 का हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम, ठीक है ना। तो 20 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 7 चक 28, तो 1 से 40, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1 से 40। तो 20 का डिवाइड लगाएंगे 7 बार जाएगा, और ये डिवाइड लगाएंगे तो ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, मोहन और राम मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 7, और अकेला मोहन कितना कर रहा है एक दिन में, 5। यानी अकेला मोहन एक दिन में करता है 5, और दोनों मिल जाए तो 7 होता है। तो बताओ राम एक दिन में कितना कर रहा है, तो हम बोलेंगे राम एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, ठीक है ना। और हमें करवानी कितनी है उससे, 1 से 40 यूनिट। तो 1 से 40 यूनिट करने में उसे कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे 70 डेज, ठीक है ना। तो राम अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 70 दिन में, ठीक है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, 20 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो 25 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। जैसे मान लो 25 महिलाएं एक काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसी काम को 20 पुरुष करते हैं 15 दिन में, काम यही है तो बराबर कर देंगे। तो इसी काम को 15 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, ठीक है ना। इसी काम को 20 पुरुष 15 दिन में, सॉरी उल्टा हो गया, 20 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं इस काम को, तो 20 पुरुष कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें महिला और पुरुष का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो देखो 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 5 या 25, 5 4 या 20, 2 2 या 4, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू एम बचा, इधर 6 इंटू पी बचा, ठीक है। तो हमें जो रेशियो निकालना है वो एक पुरुष का और एक महिला का निकालना है। तो पुरुष और महिला, तो महिला को इधर भेज देंगे और 6 को इधर ले आएंगे, पी अपॉन एम, ठीक है। तो पुरुष और महिला का जो अनुपात हो जाएगा या रेशियो हो जाएगा वो 5:6 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5:6। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, दिया है 1 से 13 का स्क्वायर प्लस 1 से 15 का स्क्वायर प्लस 1 से 17 का स्क्वायर
माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 इंटू 117 माइनस 117 इंटू 113, ये किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे होगे इसमें तीन संख्या आ रही हैं, 113, 115 और 117। ठीक है ना, तो हम तीनों को एक मान लेते हैं ए 113, बी मान लेते हैं 115 और सी मान लेते हैं 117। ठीक है, ये तीन संख्या थी, तो इनको हमने मान लिया 112 ए, बी और सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले बोला है 113 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 113 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ऐसे ही बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यानी क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होगे तो आपको ये वाली फॉर्म बनती हुई वहाँ पर दिखाई पड़ रही है, अगर हम इनकी वैल्यू ए बी सी मान लें तो। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो फॉर्म होती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है, 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रख दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1/2 ए की वैल्यू 113 माइनस 115 होल स्क्वायर 115 माइनस 117 होल स्क्वायर फिर 117 माइनस 113 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, बचेगा माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी बचेगा माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर, और इधर बचेगा प्लस का 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 4 कितने हो गए 24। तो एक से 1/2 इंटू 24 और 24 से 2 काट देंगे तो कितना बचा 12। तो ये पूरी वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 12 के बराबर। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पुनीत एक काम को 3 दिन में और कपिल इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी पुनीत है वो किसी काम को 3 दिन में, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है कपिल, वो इस काम को 2 दिन में कर सकता है, वो इस काम को कर सकता है 2 दिन में, और वो लाए के साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं और दोनों को 150 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों को कितने रुपए दिए जाते हैं इस काम को करने के लिए, 150 रुपये। तो वो पूछ रहा है कि इसमें इस धन में कपिल का हिस्सा क्या होगा, यानी इस कपिल को कितने मिलेंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम पहले टोटल काम निकाल लेंगे। 3 और 2 का टोटल काम कितना आ गया 6, यानी ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि जो इनकी एफिशिएंसी होती है उसका सम हमेशा उनके रुपयों के बराबर होता है, क्योंकि पैसा एफिशिएंसी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है ना, तो हम इनकी एफिशिएंसी का सम 3 और 2 कितना हो गया 5 यूनिट, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 2 कितना हो गया 5 यूनिट, ये किसके बराबर कर दो 150 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 रुपये। ठीक है ना, तो वो हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा था कमल का, कमल के लिए कितनी यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणा 3 बराबर 90 रुपये। ठीक है, तो कमल का जो हिस्सा होगा वो 90 रुपये होगा 150 में से, और अगर हम पुनीत का पूछता तो वो 90 और 60 कितना होगा 150, यानी 60 रुपये होता पुनीत का हिस्सा। ठीक है ना, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से कुछ राशि निवेश करता है, यदि वह 2 वर्ष बाद अपने मूलधन का 1/21 गुना प्राप्त करता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है ना, यानी देखो फॉर्मूला होता है CI में A बराबर P1 प्लस R/100T। ठीक है ना, अब वो देखो हमसे क्या कह रहा है कि उसको जो वो है अमाउंट है वो कितना मिल रहा है 1.21 गुना किसका मूलधन का, तो मूलधन P है तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा 1.21 P। ठीक है ना, क्योंकि इसका इतने गुना है। ठीक है, P का P रहेगा 1 प्लस
r/100, r तो हमें निकालना नहीं है और टाइम कितने वर्ष दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ गए, ठीक है। इधर बचा 1 + r/100, इसकी पावर कितनी बची 2, 2 पावर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, ठीक है ना। 1 से 21/100 बराबर 1 + r/100, ठीक है। तो 1 से 21 होता है 11 का स्क्वायर और ये होता है 10 का, ठीक है। तो 1 + r/100, इधर ले आएंगे 1 तो 11/10 - 1 बराबर r/100। तो 10 × 10 1/10 बचा, तो 1/10 बराबर हो जाएगा r/100। 0 से 0 कट गया, 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो दर जो हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी 10%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10% इसका सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिया है 7:133, 7:133 तो 9:? ये हमें बताना है कितना होगा, ठीक है ना। तो इसमें वही है, कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप से बन जाते हैं, कोई फिक्स तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसमें अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें ये बताना है कि जो रिलेशन 7 और 133 में है वही रिलेशन 9 के साथ 9 के साथ बनाकर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू लानी है वो बताना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना, 7 का अगर हम किस से गुणा करेंगे 133 आ जाए तो हम करेंगे 19 से। 7 × 19 बराबर कितना होता है 133, ठीक है ना। यानी इसमें उसने 7 का 19 गुना कर दिया तो 133 आ गया। तो 9 का भी कितना कर दो 19 गुना, तो 9 का अगर 19 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 171। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 171, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर है सी वो हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ सीरीज दे रखी है 7 × 32 × 81 × 160, 7 32 81 160 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सीरीज है, यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। ये 7 है, 7 कैसे आया तो 7 × 1 × 1 करो आप, कितना आएगा 7, ठीक है ना। फिर देखो आप ध्यान से 8 × 2 × 2 करो तो 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी जो 32 है वो इस तरीके से आ रहा है। फिर 9 × 3 × 3 करो तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आपका इन तीनों में अप्लाई हो रहा है। ऐसे 160 में देखो 10 × 4 × 4 करो तो कितना आ जाएगा 160, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लेके आना है तो किसका गुणा करेंगे 11, 11 के साथ 5 × 5, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 11 पंजे 55, 55 पंजे 275, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 275, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दो व्यक्ति हैं, वो एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरुआत करते हैं। एक 21 की गति से जा रहा है और एक 15 की। जैसे मान लो इधर एक जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये जा रहा है 21 किलोमीटर पर आवर की गति से और ये जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है ना। तो वो हमसे कह रहा है कि 20 मिनट बाद, यानी टाइम कितना दिया है 20 मिनट बाद, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में ट्रेवल करते हैं तो उनकी चालों का योग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों की चाल प्लस करके लिखेंगे 15 + 21, ठीक है, इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम। टाइम कितना है 20 मिनट, मिनट है तो घंटे में करने के लिए 60 कर दिया, ठीक है। तो प्लस कर दो 5 और 1 6 36 और 20 एकन 20, 20 × 60 यानी 1/3। 3 से 36 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितनी आ गई
12 किलोमीटर, ठीक है। यानी 20 मिनट के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 12 किलोमीटर। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें दिया है कि 4 गुणा 1 बराबर 65 है। 4 गुणा 1 बराबर 65 है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि 5 गुणा 1 126 है। 5 गुणा 1 बराबर 126 है। उसके बाद बोल रहा है तो 7 गुणा 2 किसके बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है वो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसके तहत वो 65 यहाँ पर लेके आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे इन दोनों में कोई पैटर्न चल रहा है जिसके तहत यहाँ पर 126 आ रहा है, और ऐसे इन दोनों में हमें पैटर्न फॉलो करना है, जो ऊपर दोनों में हो रहा है वही इसमें फॉलो करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 5 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है। देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126, ठीक है ना। ऐसे ही अब जैसे ये सीरीज यहाँ लग रही है, क्या ऊपर लग रही है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो दोनों में देखो ये सीरीज हमारी लग रही है, तो इसमें भी हम वही सीरीज लगा देंगे, यानी 7 का क्यूब प्लस कितना कर देंगे 2, ठीक है ना। तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 2 कट होगा आपका, ठीक है। तो 4 3 7 8 9 इनको प्लस करेंगे तो 8 9 10 11, 8 और 3 11, 4 और 1 5, 351। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 351, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो डाइस है वो ओपन डाइस दे रखा है हमें, उसमें क्लोज करने के बाद कैसी आकृति उसकी बनेगी वो 4 ऑप्शन दी है, उसको हमें उसे बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने ओपन डाइस बना रखा है वही वाला। तो आपको देखो इसमें बस सिंपल से याद रखना है कि पहला हमेशा तीसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना। पहला हमेशा किसके अपोजिट होगा तीसरे के। जैसे ये पहला है तो ये अपने तीसरे के, यानी पहले दूसरा तीसरा, यानी इसके अपोजिट कौन होगा ये, ठीक है ना। ऐसे ये पहला है दूसरा तीसरा, तो इसके अपोजिट कौन होगा ये होगा, ठीक है ना। और बचा कौन ये, तो ये इसका अपोजिट कौन सा होगा ये होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये समझना है। और पासे में डाइस में क्या होता है कि कभी भी दो अपोजिट फेस एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शनों में आपको ये ध्यान से देखना है, इसके साथ ब्लैंक नहीं आएगा, इसके साथ ये नहीं आएगा और इसके साथ ये ब्लैंक नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में देखो तीनों ब्लैंक दे दिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ब्लैंक तो कितने हैं मात्र 2, तो 3 तो ब्लैंक है ही नहीं है फेस, तो पहला तो सीधा ही कट गया। दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखो, दूसरे ऑप्शन में इसके साथ इस सर्कल के साथ क्या दे रहा है ये, जबकि ये दोनों आपस में कैसे अपोजिट है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको दिखाई देना चाहिए था, बट यहाँ पर दोनों दिखाई पड़ रहे हैं तो ये भी नहीं बन सकता है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरे ऑप्शन में तीनों एक एक, ये अकेला दिखाई पड़ रहा है, ये अकेला दिखाई पड़ रहा है और ये अकेला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो तीनों में देखो किसी का अपोजिट फेस दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है वो भी ओपन डाइस का है आपका, ठीक है ना। तो ओपन डाइस मैंने आपको ये बना रखी है, तो इसको क्लोज करने पर निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन सा पासा बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। पहला हमेशा तीसरे के अपोजिट होगा, यानी एस अब किसके अपोजिट होगा टी, यानी एस और टी में से कोई एक ही आपको दिखाई देना चाहिए क्योंकि दोनों आप अपोजिट है, ठीक है ना। ए किसके अपोजिट होगा बाई के, ए और बाई में से कोई एक आपको दिखाई देना चाहिए क्योंकि आपस में अपोजिट है। और एम किसके अपोजिट होगा जे के, तो एम और जे में से कोई एक दिखाई देना चाहिए क्योंकि ये आपस में अपोजिट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में आप ध्यान से देखो ए बाई और जे दे रखा है, ठीक है ना, जबकि ए और बाई एक साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखो जे टी एस दे रखा है, ठीक है ना, तो टी और एस एक साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो आपस में अपोजिट है, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो टी एम और ए, ठीक है ना, टी एम और क्या आ रहा है ए, तो देखो ये तीनों अलग हैं, कोई भी अपोजिट नहीं है किसी का, इस वजह से ये वाला हमारा ऑप्शन कैसा हुआ सही है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है एक वृत्ताकार मेज है जिस पर ABCDEFGH बैठते हैं, ठीक है ना। यानी टोटल कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले एक मेज बना लेते हैं गोल जिसमें 8 लोग बैठाने हैं हमें, ठीक है। तो हमने एक गोल मेज बना ली, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हमें यहाँ पर बैठाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पॉइंट दिया है, पहला दिया है ए एवं एफ का मुख एक दूसरे की ओर है। ए और एफ जहाँ भी बैठे हैं वो एक दूसरे की ओर है। तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए ए यहाँ बैठा है, तो बताओ एफ कहाँ बैठा हुआ, यहाँ पर, ठीक है ना। तभी तो एक दूसरे की ओर होगा। अब आपको यहाँ क्यों नहीं माना, तो कहीं भी मान लीजिए क्योंकि गोल सर्कल है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरा देखो पॉइंट कि बी एफ की बाईं ओर एवं एच की दाईं ओर है, ठीक है। यानी बी है वो एफ की बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो बी आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। और एच की दाईं ओर है तो एच कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि बी अगर नीचे फेस करके बैठा है तो उसका बायां इधर साइड होगा, दायां इधर होगा। तो एफ की बाईं ओर है और एच का दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो एच के दाईं तरफ हो गया बी, ठीक है। फिर बोला है जी सी एवं डी के बीच में है तथा एच बी एवं ई के बीच में है। एच है वो बी एवं ई के बीच में हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो सी है, जी है वो सी एवं डी के बीच में है। जी है तो जी यहाँ हो जाएगा, वो सी और डी के कैसा हो गया, बीच में, ठीक है ना। फिर वो हमसे कह रहा है अगले पॉइंट में डी ए की बाईं ओर है। अब डी है वो ए की बाईं ओर है, तो देखो डी है वो ए की बाईं ओर भी बन गया। यानी कि अगर हम डी को इधर भी मान लेते, सी इधर मान लेते, तो भी ये कंडीशन बन रही थी, बट उसने कह दी डी है वो ए की बाईं ओर है तो डी को यहीं लेना है फिर, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो किसका मुख ई की ओर है। तो ई का, ई की ओर किसका मुख है, तो हम बोलेंगे ई की ओर मुख है सी का, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा, सी, ठीक है ना। यानी जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर में सी दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस की आपको बार बार रिवीजन करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखिए। भगवान से दुआ करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी का शुक्रिया, भगवान आप सभी लोगों का भला करे, आप हम लोगों से जुड़े। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।